हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का बिजनेस कैसा चल रहा है और फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पिछले एक साल का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट में हमने देखा कि ये शेयर 756 रुपए का हाई लगाने के बाद जून 24 में 538 रुपए का लो लगाया। फिर करंट टाइम में शेयर ने रिसेंटली 871 रुपए का हाई लगाया था सितंबर 24 में, और शेयर में 7 अक्टूबर को यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुई थी, लेकिन शेयर काफी तेजी से रिकवर किया। लेकिन दोस्तों इसका चार्ट देखने से भी एक चीज काफी क्लियर है कि शेयर में कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, जिसकी वजह से शेयर ये नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। हालांकि शेयर ने 2021 में 900 रुपए का हाई लगाया था, फिर ये शेयर काफी नीचे आया गया और अभी एक पिछले 3 सालों में देखें तो ये नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी काम करती है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में, जहाँ पे ये रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, लैब टेस्टिंग जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 2718 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का भी 44.4 का दिख रहा है। अगर आरओसी की बात करें तो ये काफी पुअर दिख रहा है, 10.1। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आरओसी एटलीस्ट 15% या उससे ज्यादा का हो, इसी के साथ आरओई भी 20% या उससे ज्यादा का हो, लेकिन यहाँ पे आरओई सिर्फ 7.52% का दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पुअर होने के बावजूद भी मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा क्या खास है, ये आपको वीडियो के एंड तक जरूर पता लग जाएगा। तो दोस्तों इसका शेयर प्राइस की बात करें तो 845 रुपए का दिख रहा है। इसने 902 रुपए का हाई लगाया और 528 रुपए का 52 वीक लो है। तो दोस्तों इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे थोड़ा नजर डालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 2023 में इन्होंने 132 करोड़ का जो रेवेन्यू किया था, ये ग्रोथ हुई है और 163 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इसी के साथ जो नेट प्रॉफिट पिछली साल 15 करोड़ का था, वो बढ़कर के 18 करोड़ रुपए का हो गया है। यहाँ पे YoY बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ अगर मार्च क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो ये 159 से बढ़ा हुआ है, 163 का हो गया, और 18 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है। हालांकि कुछ बेसिस पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है, क्योंकि यहाँ पे EPS देख सकते हैं कि 5.7 का दिख रहा है और यहाँ पे 5.63 का दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। इसी के साथ इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 24%, 21% का थोड़ा कम हो गया, 23%, 27%। लेटेस्ट क्वार्टर में 26% का शो कर रहा है, जो कि काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन है। हालांकि अगर इस शेयर में देखा जाए तो डिप्रेशिएशन का लेवल काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 21 करोड़ रुपए का डिप्रेशिएशन है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो सिर्फ 24 करोड़ रुपए का दिख रहा है। पर्सनली मैं प्रीफर करता हूँ कि अगर किसी कंपनी का 21 करोड़ का डिप्रेशिएशन हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एटलीस्ट 3 टाइम्स हो, यानी 60-65 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एटलीस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे सेगमेंट में काम कर रहा है, यहाँ पे एसेट काफी ज्यादा इनकी लगती है, इसी वजह से यहाँ पे डिप्रेशिएशन थोड़ा सा हायर साइड दिख रहा है। तो दोस्तों इनके थोड़ा एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि ये लगातार एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। यहाँ मार्च 2022 में 455 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़कर के 464 का हुआ, फिर 590 का हुआ। अभी TTM बेसिस पे 621 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि बिजनेस लगातार इसमें ग्रोथ रिपोर्ट हो रही है। इसी के साथ अगर इनका नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर 2022 में बात करें तो 21 करोड़ का था, ये घट करके 64 करोड़ हो गया। FY24 में ये फर्दर घट गया 59 करोड़ का, लेकिन अभी TTM बेसिस पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है और 62 करोड़ का TTM में प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें तो सेल्स बढ़ी हुई है, लेकिन प्रॉफिट फ्लैट रहा है और घट गया। इसकी वजह है कि डिप्रेशिएशन, जो कि देख सकते हैं कि 2022 में सिर्फ 41 करोड़ का डिप्रेशिएशन था, वो अभी 76 करोड़ का हो गया। हालांकि इंटरेस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है और इसके साथ थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है, जो कि 30% का था, लेटेस्ट TTM बेसिस पे 25% का शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिप्रेशिएशन का कंपोनेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसी वजह से इनका प्रॉफिट इनका ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फ्यूचर में ये डिप्रेशिएशन का लेवल अगर कांस्टेंट बना रहा और इनकी रेवेन्यू बढ़े तो ये प्रॉफिट का लेवल बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल और रिजर्व है 799 करोड़ का, और यहाँ पे बोरोइंग भी है 160 करोड़ की। यहाँ पे बोरोइंग का लेवल देख सकते हैं कि 2022 से ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इसी वजह से ही इनका डेट लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ से कैश फ्लो देख करके कंफर्मेशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो 74 करोड़ रुपीस का कैश अक्रू हुआ। इसी के साथ इन्होंने कैपेक्स किया है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख सकते हैं कि 129 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि 84 करोड़ रुपए का कैश इन्होंने फाइनेंसिंग से लिया हुआ है। रेशियोज वाले सेक्शन पे एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डेब्टर डेज अप्रोक्सीमेटली 110 दिनों का है। यहाँ
पे डेब्टर डेज काफी ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट का पैसा आने में टाइम लग जाता है। इसी के साथ कैश कन्वर्जन साइकिल भी 110 दिनों का हो जाता है और यहाँ पे ROC देख सकते हैं कि जो कि 2022 में 18% का था वो बढ़ करके 12% का हुआ और 2024 में सिर्फ 10% का रह गया है, जो कि यहाँ पे काफी पुअर परफॉर्मेंस दिख रही है। दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 27.17% की, FIs की होल्डिंग है 3.63% की, DIs की भी अच्छी खासी होल्डिंग है जो कि है 15.86 की और पब्लिक की होल्डिंग है 53.34% की। और यहाँ पे देख सकते हैं कि FIs, DIs और प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा सा कम हुई है। इसी वजह से नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी देख सकते हैं कि जो कि 56,000 के आसपास था वो 53,500 नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गया, क्योंकि यहाँ पे शेयर एक्युमुलेशन हो रहा है और जैसा कि हम चार्ट में भी देख रहे हैं कि शेयर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, साथ ही साथ शेयर भी ऊपर जा रहा हुआ है। इससे एक तो चीज क्लियर है कि बड़े प्लेयर्स इस टाइम इस शेयर में एंट्री कर रहे हैं, यही वजह है शेयर का चार्ट भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी इसमें कम होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का रेवेन्यू तो हर साल ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं कर रही क्योंकि ये हेवी कैपेक्स कर रहे हैं और यहाँ पे इनका डिप्रिसिएशन का लेवल काफी तेजी से बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी पुअर हो गई है। जहाँ पे हम इनके फाइनेंशियल रेशियोज देख सकते हैं ROC काफी पुअर दिख रहा है। हालांकि चार्ट और पब्लिक की होल्डिंग से देख करके एक तो चीज क्लियर है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर इस टाइम इस शेयर में एंट्री कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में, इसको समझने के लिए हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस इंडस्ट्री के मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनियन बजट कैसा रहा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ एलोकेशन की बात करें तो 38,000 करोड़ की एलोकेशन है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 33,800 करोड़ की एलोकेशन थी। तो यहाँ पे हेल्थ बजट भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ इसकी डोमेस्टिक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो FY23 में ये $13 बिलियन की ये पूरी मार्केट थी, जिसको बताया जा रहा है कि FY28 तक $25 बिलियन की ये पूरी इंडस्ट्री हो जाएगी। यहाँ पे 14% की एनुअलाइज्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 5 इयर्स तक। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ है, 14% की CAGR यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों करंट टाइम का एक्सपेंशन और ज्योग्राफिक पेनिट्रेशन किस तरीके से ये बढ़ा रहे हैं इसको चलिए समझते हैं, क्योंकि यहीं पे सारी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो करंट टाइम में ये अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में इंटर करना चाहते हैं, जो कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अपनी नए सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। इसी के साथ इनका गोल है कि रिमोट एरिया में भी ये बेहतर डायग्नोस्टिक सर्विस दे सके, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में ये बेटर सर्विस दे पा रहे हैं, उसी तरह की सिमिलर सर्विस ये रिमोट एरिया टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ये डिलीवर कर सके। तो दोस्तों इनके करंट टाइम में प्रेजेंस और ग्रोथ प्लान की बात करें तो ये करंट टाइम में 150 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस नेशन काम कर रहे हैं। यहाँ पे 17 स्टेट आ जाते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है। कंपनी किसी भी सिंगल स्टेट या फिर बिजनेस सेगमेंट या फिर इनको काफी ज्यादा गवर्नमेंट से टेंडर मिल रहे हैं उस पे ये डिपेंड नहीं है। इसी के साथ ये रिटेल में ये एक्सपेंड करने वाले हैं, जहाँ पे ये ज्योग्राफिक पेनिट्रेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करने वाले हैं। तो दोस्तों यही समझने वाली चीज है, क्योंकि ये पास्ट में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये काम कर रहे थे और करंट टाइम में ये रिटेल एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अपना रिटेल प्रेजेंस बढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए समझिए इसमें हुआ ये कि पिछले 2-3 सालों में इन्होंने हेवी कैपेक्स किया अपनी जो गवर्नमेंट का बिजनेस है, जहाँ पे ये हर स्टेट गवर्नमेंट से ये टेंडर ले रहे हैं, जहाँ पे 10 से 12 सालों का लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन करंट टाइम में इनके वही सेम एसेट पे अगर ये रिटेल एक्सपेंशन करते हैं तो एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, इनके प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये इसी पे काम कर रहे हैं विदाउट डूइंग फर्दर कैपेक्स। ये सेम एसेट पे अपना रिटेल प्रेजेंस बढ़ा करके रिटेल कस्टमर को कैटर करके अपना रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, जो कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। तो दोस्तों इनकी ऑपरेशनल अपडेट्स पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जैसा कि इनका महाराष्ट्र में भी बिजनेस ऑपरेशन है, यहाँ पे 21 सिटी स्कैन सेंटर्स है। इसके अलावा 18 सिटी स्कैन सेंटर जल्द ही शुरू कर देंगे। इसके साथ 7 एक्स्ट्रा मशीन इंस्टॉल करने का भी प्लान है। इसके साथ 17 नए MRIs और 17 सिटी स्कैन मशीन का भी एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया है और ईयर एंड तक 5 MRI मशीन भी इंस्टॉल करेंगे। तो ये ओवरऑल महाराष्ट्र से रिलेटेड ये इनका बिजनेस है। तो दोस्तों इनका बिजनेस मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे भी इन्होंने 5 लोकेशन पे 5 MRI मशीन इंस्टॉल किया है। यहाँ पे 2 सेंटर पे जल्दी काम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा भी और सेंटर पे बात चल रही है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे इनको सिर्फ मैनेजमेंट का काम देखना पड़ेगा और यहाँ पे FY26 तक रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इन्होंने आसाम में भी अपना काम स्टार्ट किया है। यहाँ पे Q3 FY23 यानी रिसेंटली ही इन्होंने अपना
बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पे 10 लेबोरेटरीज और 1256 कलेक्शन सेंटर स्टार्ट करने का प्लान है। यहाँ पे 400 कलेक्शन सेंटर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इनको पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये भी जो इनका आसाम का प्रोजेक्ट है ये भी काफी अर्ली स्टेज में है। यहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर हुआ है जहाँ पे इन्होंने काम स्टार्ट किया है। जैसे ही ये मैच्योर मार्केट होगी यहाँ पे भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। इसी तरह उड़ीसा में भी इन्होंने Q2 FY24 यानी 6 से 8 महीने पहले यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था और यहाँ से भी ट्रैक्शन और एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें यहाँ पे जो बिजनेस प्रेजेंस बढ़ाई है तो 20 न्यू सिटी स्कैन सेंटर इन्होंने स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे 375 पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर बनाए हैं। जिस तरह से इन्होंने एक्सपेंशन किया है इसको स्टेबलाइजेशन की तरफ भी ये ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है तो साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी मैनेज होते रहे। तो दोस्तों इनकी रिटेल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 40 लैब इन्होंने लीज्ड प्रेमिसेस पे लिए हुए हैं और यहाँ पे लैब का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और ये जो नए लैब स्टार्ट किए हैं ये कलेक्शन सेंटर्स को बढ़ा करके ये अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री हब एंड स्पोक मॉडल पे काम कर रही है जहाँ पे कलेक्शन सेंटर बनाए जाते हैं और लैब गिने चुने होते हैं। बाकी कलेक्शन सेंटर से यहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, फिर उन ब्लड सैंपल्स को लैब में भेजा जाता है। सेंट्रलाइज्ड लैब होती है यानी एक लैब पे मल्टीपल कलेक्शन सेंटर्स चलते हैं। तो इस तरीके से ये हब एंड स्पोक मॉडल पे ये काम करते हैं। तो दोस्तों इनकी कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर इनकी स्टेट वाइज टेन्योर की बात करें तो महाराष्ट्र से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उड़ीसा से भी 12 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है। इसी के साथ असम में भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी 12 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये सारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये विजिबिलिटी देते हैं इनकी रेवेन्यू की, क्योंकि ये काफी लंबे समय के लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ये किए हैं। तो दोस्तों अभी पिछले 2-3 सालों में इन्होंने मल्टीपल स्टेट में जैसे कि उड़ीसा में इन्होंने FY24 में, मध्य प्रदेश में, इसके साथ असम में ही रिसेंटली इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। यहाँ पे काफी हेवी कैपेक्स लग रहा है जिसकी वजह से देख रहे हैं कि इनका डेट का लेवल भी बढ़ा हुआ था और साथ ही साथ डिप्रेशिएशन भी बढ़ रहा है। अभी ये जैसे ही ये सारे मार्केट में इनका बिजनेस मैच्योर होगा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है काफी लंबा है। ओवर टाइम ये अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे और यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपको डिस्कस करना है तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पे भी इंसाइट्स देख लेते हैं। तो अगर इनके रेवेन्यू और मार्जिन की बात करें तो रेडियोलॉजी से इनका कंट्रीब्यूशन है 55% का ओवरऑल टॉप लाइन में और पैथोलॉजी से इनका कंट्रीब्यूशन 45% का है। अगर मार्जिन की बात करें तो पैथोलॉजी में थोड़ा सा मार्जिन लोअर साइड होता है, रेडियोलॉजी में मार्जिन थोड़ा सा बेटर होता है। लेकिन जैसे ही ये अपना रैंप अप करेंगे यहाँ पे रेडियोलॉजी में भी इनका मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ अगर इनके रिसीवेबल डेज की बात करें तो करंट क्वार्टर में 100 डेज का रिसीवेबल था और टोटल रिसीवेबल की अमाउंट की बात करें तो 190 करोड़ रुपीस का रिसीवेबल कंपनी के पास है। हालांकि ये प्योरली जो गवर्नमेंट का बिजनेस है यहाँ पे पेमेंट आने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि पोस्ट इलेक्शन इनको कलेक्शन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छा है, जिससे इनका डेट का जो बर्डन है वो कम होगा और कैपेक्स करने में आसानी होगी। जैसा कि हमने समझा कि ये बिजनेस अभी एक्सपेंशन फेज में है तो यहाँ पे कैपेक्स भी काफी अच्छा ये कर रहे हैं। FY24 के लिए 170 करोड़ रुपए का इनका इन्वेस्टमेंट प्लान था और यहाँ पे Q1 में ऑलरेडी 22 करोड़ रुपए का ये कैपेक्स कर चुके हैं। यहाँ पे जो अपकमिंग इनका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, महाराष्ट्र में रेडियोलॉजी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और महाराष्ट्र में सिटी स्कैन में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन फेज में है, तो इनका ग्रोथ आउटलुक क्या हो सकता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने काफी एस्पिरेशनल ग्रोथ टारगेट्स भी ले करके रखा है। तो यहाँ पे 25% का मार्जिन लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पे इनका प्लान है कि 30% तक भी ये मार्जिन रह सकता है। इसी के साथ ये 25% ग्रोथ रेवेन्यू में प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी रिटेल स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे न्यू फ्रेंचाइजीज ऐड करने की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपनी एग्जिस्टिंग लैब का जो नेटवर्क है, रेडियोलॉजी का सेंटर है, इसी पे रिटेल प्रेजेंस अपनी बढ़ाएंगे। बेसिकली ये अपना कलेक्शन सेंटर बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि एग्जिस्टिंग लैब पे ही इनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अचीव हो सके। तो दोस्तों इनका फ्यूचर एम्बिशन क्या है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका इंटीग्रेटेड सर्विस देने का प्लान है। ये अभी इंटीग्रेटेड रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सर्विस देना चाहते हैं। हालांकि इनिशियली अभी सिर्फ पैथोलॉजी पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली अपने रेडियोलॉजी सेगमेंट में भी अपना
प्रेजेंस बढ़ाएंगे। इसी के साथ इनका ओवरऑल प्लान यही है कि ऑल लोकेशन पे ये हर तरह की डायग्नोस्टिक सर्विस ये दे सके। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का शेयर प्राइस की बात करें तो ये नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की कमी देखने को भी मिल रही है, जिससे एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे बड़े प्लेयर इस शेयर में इंटर कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि कंपनी का जो एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, जहाँ पे इन्होंने मल्टीपल स्टेट्स के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया हुआ है, जहाँ पे वो रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी जैसी सर्विसेज दे रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी जो भी एग्जिस्टिंग कैपेक्स किया हुआ है इनको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा, लेकिन साथ ही साथ ये रिटेल प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं ताकि सेम ही एसेट को ये ज्यादा यूटिलाइज करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सके और हायर यूटिलाइजेशन से हायर प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। और ओवर टाइम प्लान ये है कि ये पैथोलॉजी में पहले अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, फिर रेडियोलॉजी को उसी में इंटीग्रेट करे। तो यही सब सारी वजहों से ये शेयर काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। पर्सनली बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने रिसेंटली ये शेयर को अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। प्लान हमारा रिटेल प्रेजेंस बढ़ाने पे है। कंपनी अगर फ्यूचर में अपनी एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। जहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर रेवेन्यू में 50% का ग्रोथ देखने को मिला तो वही सेम यूटिलाइजेशन बढ़ाने पर यहाँ पे प्रॉफिट में 100% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि शेयर अच्छा रिटर्न्स आने वाले सालों में दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और कुछ नई लर्निंग भी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।